हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड का सहायक विकास अधिकारी का पेपर। ठीक है ना, 2018 का। तो इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ सहायक समाज कल्याण अधिकारी का 2016 और 17 का पेपर, जिसमें मैंने आपको हिंदी कराई है और जीके कराया है। तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा क्या डिटेल में बताता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे, तो इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ और टाइम ज़्यादा लगता है। और ये ज़माना है शॉर्ट्स का, तो सभी को भैया जल्दी जल्दी पसंद है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, जो मेरा पढ़ाने का नेचर है मैं उसको नहीं बदलूंगा। तो बढ़ते हैं अब पहले प्रश्न की ओर। शैलेश मटियानी का उपन्यास है। तो शैलेश मटियानी जी का जो उपन्यास है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो शैलेश मटियानी जी का जो उपन्यास है वह है आपका छोटे छोटे पक्षी। ठीक है ना, छोटे छोटे पक्षी है। अब देखो, शैलेश मटियानी जी एक प्रसिद्ध गद्यकार थे। अब आप कहोगे सर गद्यकार क्या होता है? ठीक है ना, गद्यकार क्या होता है? तो मैं आपको गद्यकार और गद्य और पद्य दोनों बता दूंगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी इसकी। तो इससे पहले हम देख लेते हैं शैलेश मटियानी जी का जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था हमारा 1931 को। ठीक है ना, 1931 को इनका जन्म होता है। ठीक है ना, 1931 को इनका जन्म होता है। और इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों की हम बात भी कर लेते हैं फिर। ठीक है ना, प्रमुख उपन्यास एक नंबर से लिखता हूँ। ठीक है ना, प्रमुख देखेंगे क्योंकि इन्होंने ना उपन्यास 30 से ज़्यादा लिखे थे। अब 30 को तो हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ मेन मेन देख लेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। जैसे आपका आया था बोरीवली से बोरी बंदर, किसका उपन्यास है? ये है आपका बोरीवली से, बोरीवली से। ठीक है ना, बोरीवली से बोरी बंदर। ठीक है ना, से बोरी बंदर, बोरी बंदर, बोरीवली से बोरी बंदर। ठीक है ना, और दूसरा आया था आपका मुठभेड़। ठीक है ना, दूसरा आया था आपका मुठभेड़। ठीक है ना, ये भी इन्हीं का ही उपन्यास है। और छोटे छोटे पक्षी आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो मेन मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक हौलदार, इनका हौलदार भी है। हौलदार, पेन क्यों नहीं चल रही है? चल गई। हौलदार। ठीक है ना, हौलदार। ठीक है ना, एक और आप याद रखना इनका दो बूंद जल, ये भी इन्हीं का ही उपन्यास है। जो आ रखे हैं वो देखेंगे, दो बूंद जल। ठीक है ना, दो बूंद जल। और कौन कौन सा पांचवा देख लेते हैं फिर। कबूतर खाना भी इन्हीं का उपन्यास है। कबूतर खाना, कबूतर खाना। ठीक है ना, इन्हीं का उपन्यास है। और भागे हुए लोग भी इन्हीं का उपन्यास है। भागे हुए लोग, भागे हुए लोग, भागे हुए लोग। ठीक है ना, भागे हुए लोग भी इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, चलो इतना आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आपका गद्य और पद्य की, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि मैं आपको बता दूंगा गद्य और पद्य क्या होता है। ठीक है ना, रुको इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखो, गद्य और पद्य होता क्या है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे लिख दिया एक गद्य। ठीक है ना, गद्य, थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, गद्य। ठीक है ना, तो गद्य का मतलब होता क्या है? ठीक है ना, तो गद्य, गद्य में आते हैं आपके, देखो कहानी, गद्य में आती है आपकी कहानी, कहानी आती है, उपन्यास आता है, उपन्यास आता है। ठीक है ना, कहानी आती है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, नाटक आता है, निबंध आता है आपका। ठीक है ना, निबंध आता है आपका। ठीक है ना, निबंध आता है। और आत्मकथा आता है, पत्र आता है, आत्मकथा और पत्र भी है इसी में के अंदर आता है। तो अब ये होगी बात गद्य की। अब देखते हैं पद्य को। ठीक है ना, पद्य को। तो देखो पद्य में आता है आपका कविताएं आती हैं, कविता। ठीक है ना, गीत और गाने आते हैं, गीत गाने। ठीक है ना, तो देखो ये सभी आता है। अब देखो एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस गद्य में आपका अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है ना, गद्य या काव्य, काव्य कह लो इसे। ठीक है ना, देखो तो इनमें क्या होता है, आपको इसमें प्रयोग होता है अलंकार का। अब अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं भैया? उसी को हम अलंकार कह देते हैं। ठीक है ना, और गद्य में क्या होता है? पद्य में अलंकार का प्रयोग होता है। ये पद्य में अलंकार का प्रयोग होता है, लो लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है ना, पद्य में अलंकार का प्रयोग होता है, गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना,
नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो क्यों ऐसा, क्यों क्यों कहा मैंने ऐसे, देखो सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहानियाँ तो हम सीधे भी कह देंगे, कहानियाँ हम सीधे नहीं कह सकते हैं। 7 राजा थे, उनके 18 बेटे थे, फिर वो जंगल गए, फिर वो खो गए, ठीक है ना, ये हो गई ये कहानी, आपने सीधे सीधे बोल दिया। लेकिन जब आप एक कविता कहोगे तो एक आपको लगता है, एक सुर लगता है, एक मतलब लय होता है कहने का, जैसे चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ मीठे मीठे फल खा जाओ, ऐसे करके आप एक कविता में क्या होता है, एक लय होता है, ठीक है ना। आप कविता को एक ही तरीके से लय के साथ बोलते हो, कहानी को आप सीधे कह देते हो, नाटक आपको सुनाना होता है सीधे कह देते हो, निबंध आप सीधे कह देते हो, ठीक है ना, पत्र आप सीधे लिख देते हो। तो समझना अलंकार का तभी प्रयोग होता है पद्य में, क्योंकि भैया ये शोभा बढ़ाएगा ना काव्यों की, ठीक है ना। चलो समझ गए। आप गाने गाते हो तो सुर में ही तो गाते हो, अब ऐसे थोड़ी गाते हो कि सीधा एकदम गा दे रहे हो जैसे आप कहानी सुना रहे हो, ठीक है ना। तभी तो मजाक बनाते हैं लोग, अरे गाना गा रहा है या कहानी सुना रहा है, ऐसे करके बोलते होंगे, ठीक है। चलो आशा करता हूँ ये आप अच्छे से समझे होगे, ठीक है ना। चलो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले इसे भी देख लो। मुझे चाँद चाहिए, ये किसकी रचना है पता है आपको, ये है आपको आपकी सुरेंद्र वर्मा जी की रचना। किसकी है, सुरेंद्र वर्मा जी की, सुरेंद्र वर्मा जी की यह रचना है, ठीक है ना। सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है आप कह सकते हो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो आप क्या करोगे, पहले पढ़ लो। यह कार्य आप पर निर्भर करता है, यह कार्य आप पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। यह कार्य आप पर निर्भर करता है, इसने करता हटा दिया है यहाँ पे, तो देखो बिल्कुल दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, है तो शुद्धि ए और बी हमारा इसमें दोनों में सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हैं दोनों, ठीक है ना। अब देखो अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये दोनों शुद्ध है, अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो आना चाहिए। देखो शुद्ध वाक्य का मतलब होता क्या है, जो व्याकरण के नियम होते हैं ना, व्याकरण के नियम के अनुसार अगर वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भैया, वो शुद्ध है, ठीक है ना, वह शुद्ध कहलाएगा। अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो भैया वो शुद्ध कहलाएगा, ठीक है ना। देखो अब इसको समझना अच्छे से। मैंने कहीं पे लिखा मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, ठीक है ना, मत पूछो, पूछो, ठीक है ना। तो आप अगर मैं कहूँगा अब इसको शुद्ध करो, अब बताओ इसमें गलती क्या है, तो आप कहोगे यार मेरे से मत पूछो, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रही है, तो क्या होगा ये होता है मुझसे मत पूछो, मुझसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना, होता नहीं है मुझसे मत पूछो, ठीक है ना, मुझसे मत पूछो। अब ये मेरे से मत पूछो, ये थोड़ा सा इसमें व्याकरण में गलती लग रही है, ठीक है ना, मुझसे मत पूछो होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने नहीं जाना, मैं यहाँ पे लिखा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तो आप क्या देखोगे यार मैंने नहीं जाना तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं जाना, क्या होगा मुझे नहीं जाना, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे ये है आपका शुद्ध वाक्य, ये मुझ से मत पूछो ये है आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। अब शुद्ध वाक्य कई प्रकार के होते हैं, इसमें क्या ही गलती है, इसमें देखो मेरे से क्या है, मेरे से एक इसमें है ये सर्वनाम संबंधी आपकी जो है त्रुटि है, मतलब अशुद्धियाँ हैं, ठीक है ना। अब संज्ञा संबंधी भी होती हैं कई, तो आप थोड़ा सा इनको समझ के चलोगे तो आपको ये आसान लगेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि हमने यह काम करना है, ठीक है ना, हमने यह काम करना है, चलो इसी को देखो, या ऐसा कर लो, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, सबसे नमस्ते, इसको देखो सब से नमस्ते, सबसे नमस्ते, नमस्ते, ये थोड़ा आसान है, सबसे नमस्ते, तो ये क्या होगा सबसे नमस्ते होगा या सबको नमस्ते, तो आप कहोगे सर सबको नमस्ते होगा, ठीक है ना। तो इसको को लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। सबसे नमस्ते तो हमारा शुद्ध है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो जाते जाते एक और देख लो, एक और याद आ रहा है, जैसे आपने कहीं पे लिखा मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आती है, ठीक है ना, मुझे मज़ा आती है, ठीक है ना, आती है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप कहोगे सर मुझे मज़ा आती है थोड़ी होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आता है, कि मुझे मज़ा आता है, ठीक है ना, मुझे मज़ा आता है होगा। तो क्या सर आप गलत हो, हमने बिल्कुल सही कर दिया। मैं कहूँगा चलो बढ़िया है बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो, दानवीर शब्द में कौन सा समास है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखो, अगर आप दानवीर को तोड़ोगे तो क्या होगा, दानवीर कौन होता है भैया, सीधी सी बात है, दानवीर कौन होगा, जो चीज़ें दान में देगा, यानी जो दान देने में वीर होगा वही तो होगा, दान देने में वीर, तो कौन होगा वो, दानवीर, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसमें जो आपका समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आपने तो बिना समझाए सीधा लगा दिया, तो देखो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका जो समास में ना जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान होता है और जो बीच का कारक चिन्ह होता है ना वो विलुप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कारक चिन्ह क्या होता है, तो आपने देखा होगा कर्ता ने ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है ना, तो ऐसे करके ये क्या है, ये आपके कारक हो गया, ठीक है ना। तो कारक चिन्ह क्या है होता है, इसमें आपका विलुप्त होता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझोगे आप, मैं आपको दे देता हूँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कृषि प्रधान है, मैंने लिख दिया अपना भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कृषि प्रधान। अब आप कृषि प्रधान को क्या कहोगे, भैया कृषि में प्रधान है तभी तो आप उसे क्या कहोगे, कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, कृषि में प्रधान। तो ये जो कारक चिन्ह है ये गायब हो जाता है, तो ये क्या है भैया, ये है आपका तत्पुरुष समास। तो आप सीधे से बता दोगे, जैसे मैंने लिख दिया वनवास, ये वनवास क्या है, ये वनवास है आपका तत्पुरुष समास। कैसे बताया मैंने, क्योंकि वन में वास करोगे तभी तो आपको कहा जाएगा वनवास, ठीक है, वन में वास, ये जो कारक चिन्ह है ये गायब है। और दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है, ठीक है ना। प्रधान मतलब, प्रधान क्या होता है, एक गांव का अगर कोई प्रधान है तो वो क्या होगा भैया, मेन आदमी होगा ना। चलो फिर दूसरा पद क्या है इसमें, प्रधान है, ठीक है ना। चलो इतना आप आसानी से समझ गए होगे। तो देखो एक और उदाहरण देख लो, जैसे मैंने दे दिया राजकुमार, ठीक है ना, राजकुमार दे दिया, राजकुमार, ठीक है ना, राजकुमार, तो आप क्या कहोगे, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो ये भी क्या है भैया, ये भी आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। का ये क्या कारक चिन्ह है, तो भैया ये गायब है, ठीक है ना। तो देखो अब आपको मैं चलो पूरा समास ही बता देता हूँ, कितने प्रकार के होते हैं समास, ठीक है ना। चलो बात आ रही है समास की, तो स्टार्ट करते हैं समास को। देखो समास, ठीक है ना, समास यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो समास क्या होता है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक अगर शब्द मिलते हैं ना, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो उनसे एक नया शब्द बनता है, तो क्या होता है, समास होता है, ठीक है ना, क्या होता है, समास, ठीक है ना। चलो समझ गए समास क्या होता है, दो या दो से अगर अधिक शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं, तो इसे समास कहते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहोगे, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है ना। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जैसे अव्ययभाव समास, ठीक है ना, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, ठीक है ना, समास, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, तत्पुरुष समास, अभी हमने किया, ठीक है ना, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है ना। और द्विगु समास, ठीक है ना, द्विगु समास, द्विगु समास। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, द्वंद्व, दूसरा दो द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास। और लास्ट जो होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास। देखो मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या है, लिख ऐसी थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मतलब समझ जाना, ठीक है ना। चलो देखो ये हो गए आपके 6, ठीक है ना। आप सभी को भी देख लें क्या, चलो बारी बारी से सभी को एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है अव्ययभाव समास, क्या होता है, पहला ये देखो अव्ययभाव समास क्या होता है, जैसे कहीं पे आ गया आपका प्रतिदिन,
महर्षि, ठीक है ना, प्रतिकूल, ये क्या है आपके अव्ययभाव समास है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो इसमें देखो पहला पद छोटा होता है, पहला पद छोटा होता है, हमेशा ध्यान रखना पहला पद हमेशा छोटा होगा अव्ययभाव समास में। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है ना, तो इसको आप तो प्रतिदिन को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, प्रति क्या है हमारा उपसर्ग है, ठीक है ना, प्रति उपसर्ग है तो छोटा है, ठीक है ना। जैसे आजन्म हो गया, आजन्म लिखा है कहीं पे, आजन्म, आजन्म, आजन्म से ये बहुत इंटेलिजेंट है ऐसा कहते नहीं है, तो आजन्म, आ क्या है इसमें, आ उपसर्ग है और छोटा है आ, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे महर्षि, ठीक है ना, महर, ठीक है ना, महर्ष कर लो, महर्ष, महर्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा, म धन हर्ष, ठीक है ना, म धन हर्ष हो जाएगा, तो इसमें क्या है, छोटा है भैया, ठीक है ना, पहला पद छोटा है, ठीक है ना। चलो, जैसे प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल में प्रति धन, प्रति प्लस कूल होता है आपका, तो प्रति क्या है, छोटा है, तो आप ऐसे समझ जाओगे, ठीक है ना। यह है आपका अव्ययभाव समास, ठीक है ना। और जैसे आपका हाथों हाथ आ गया, तो ये भी क्या है, हाथों हाथ, ठीक है ना, ये भी क्या है भैया, ये भी आपका आपका एक अव्ययभाव समास है। जैसे दिनों, दिन आ गया, दिनों दिन आ गया, ये भी क्या है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। चलो, इसको फटाफट से हमने देख लिया। अब देखते हैं हम आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष तो हमने अभी आपको बता दिया, ठीक है ना। आप तत्पुरुष के भेद याद रखना, तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से भेद होते हैं ये मैं अभी बता चुका हूँ। आप कहोगे सर आपने कब बताया, तो देखो अभी बताया नहीं, कर्म एक होता है कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये 6 होते हैं, ठीक है ना। 6 क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं, जैसे कर्म, कर्म तत्पुरुष, ठीक है ना, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना। चलो, इतना आप समझ चुके होंगे। और कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है आपके, इसमें 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, 6, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में, ठीक है ना, इन सभी के पीछे तत्पुरुष लगा दोगे तो क्या हो जाएंगे, ये इसके 6 भेद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से समझे होंगे। आप पढ़ते हैं कर्म धारक की ओर, ठीक है ना। तीसरा भी फटाफट से देख लेते हैं, कर्म धारक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, कर्म धारक में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझोगे, जैसे कहीं पे लिखा है आपका महापुरुष, ठीक है ना, कहीं पे लिखा है कर्म का महापुरुष लिखा है, महापुरुष, महापुरुष, ठीक है ना। तो महापुरुष का मतलब होता क्या है, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है ना, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है ना। अब इस पद में, इसमें क्या होती है, इसमें तुलना हो रही है, महान है जो पुरुष, देखो पहला पद तो इसमें विशेषण होगा, ठीक है ना, और दूसरे पद की तुलना होगी, ठीक है ना। आप ऐसे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें लगा होगा बीच में है जो जिसमें भी लगा होगा, जैसे अब इसमें लिखा है आपका महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है ना। अब मैंने बोल दिया लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका कर्मधारय समास है, ठीक है ना। चलो, आप इसे समझे होंगे समास क्या होता है, ठीक है, कर्मधारय समास, ठीक है ना। चलो, क्योंकि मैं अभी पूरा आपको डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा। अब बात करते हैं द्विगु समास की, ठीक है ना। तो देखो द्विगु समास क्या होता है, ठीक है ना। द्विगु समास होता है, ठीक है ना, संख्यावाचक, जिसमें जो पहला पद होता है संख्यावाचक, मतलब संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है द्विगु समास में। जैसे मैंने बोल दिया आपको चौराहा, चौराहा, चौराहा बोल दिया, तो चौराहा का मतलब क्या होता है, 4 राहों वाला जो रास्ता होता है उसी को ही तो चौराहा कहोगे आप। तिराहा मतलब 3 रास्तों वाला, ठीक है ना। त्रिकोण, त्रिकोण 3 कोणों वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, सब द्विगु समास है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा तो द्विगु समास होगा, ठीक है। चलो, अब देखो द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास, ठीक है ना। इसमें द्वंद्व समास में क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको खाली एक ऊपर से बता दे रहा हूँ ब्रीफ, ठीक है ना, आपको पता चलना चाहिए क्या होता है करके, ठीक है ना। तो देखो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे पाप और पुण्य, ठीक है ना, पाप
और पुण्य, ठीक है ना, पाप और पुण्य। बीच में और अथवा लगेगा या लगेगा, जिसके शब्द के बीच में और अथवा या लगे या एव लगे तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समाज हो जाएगा। जैसे पाप और पुण्य, इसका मतलब क्या होगा, पाप और पुण्य होगा, ठीक है ना। सुख और दुख, सुख और दुख, और लग रहा है ना, और लगे, अथवा लगे, या लगे, एव लगे तो ये क्या है, द्विगु समास है, ठीक है ना। चलो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप देखो बहुवीर्य समाज में क्या होता है, ठीक है ना, बहुवीर्य समास में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, एक अलग ही आपका तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है ना, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे आपने बोला लंबोदर, ठीक है ना, लंबोधर, ठीक है ना, लंबोदर, ठीक है ना, लंबोधर बोला। अगर आपने लंबोधर बोला है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा आपका लंबा है उधर, ठीक है ना, मतलब इसका जैसे लंबा है उधर होता है इसका मतलब, तो इसका अर्थ क्या होता है लंबोदर का, आप कहोगे गणेश भगवान होते हैं, तो एक अलग ही अर्थ निकलता है। क्या होता है, एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे गिरिधर हो गया, मतलब क्या, गिरी को धारण करने वाला, गिरिधर हो गया, तो गिरिधर को आप क्या कहते हो, श्री कृष्ण कहते हो, श्री कृष्ण। मतलब क्या हो रहा है, एक अलग ही आपका निकल रहा है ना, एक अलग ही आपका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो देखो चौथा प्रश्न है हमारा, भारत जैसा कोई देश नहीं है। सीधी सी बात है भैया, भारत जैसा वैसे भी कोई देश नहीं है। चलो भैया तो इसका आंसर देखते हैं। तो रेखांकित पथ का परिचय होगा, ठीक है ना, इस वाक्य में रेखांकित पथ का परिचय होगा बोल रहा है। तो इसमें देखो क्या है, भारत क्या है, एक आपका नाम है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए वैसे ही सही हो जाएगा, किसी में भी पहले व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना, तो व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञा पुल्लिंग एक वचन सही है भैया, एक वचन ही है। अब होता क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो व्यक्तिवाचक का मैं बता दूं आपको, जैसे जयपुर लिखा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जैसे दिल्ली लिखा है, दिल्ली लिखा है, भारत लिखा है, अमेरिका लिखा है, रामायण लिखा है, ठीक है ना, राम लिखा है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो अब आप मेरे को बताओगे कि जैसे इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, तो आप मुझे बताओगे श्याम स्कूल जाता है का क्या होगा, पद परिचय। श्याम स्कूल जाता है, बहुत ही सरल है, स्कूल जाता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, तो यह होता है आपका संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक, ठीक है ना, संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि संबंध में क्या होता है ना, उसमें अन्य पदों से संबंध होता है। तुम्हारा क्या होता है, अन्य पदों से संबंध होता है, तो यहीं पे से पता चल गया था मुझे कि अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो रहा है, तो क्या होगा, वो संबंध कारक होगा। अब देखो कैसे, तो कारक देख लो, सबसे पहले तो कारक देख लो, इसके लिए ना आपको कारक जानना बहुत ज़रूरी है। देखो संबंध वाला कारक मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जैसे मैंने कहीं पे लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र, ये संबंध कारक का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन राजपुत्र तो क्या हो जाएगा इसका, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, का पुत्र, ये का इसमें कारक है, तो ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ठीक है ना, समझ गए, तो ये क्या है, संबंध कारक है, ठीक है ना। तो देखो अब देखो, अब आप कारक देख लेते हैं, फिर पहले कारक ऐसे कर लो, यहाँ पे आप चिन्ह कर लोगे, देखो कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्म को, कर्म को करण से, ठीक है ना, करण से, करण से और द्वारा होता है, करण से या द्वारा कर लो, ठीक है ना, अपादान, अपादान के लिए, ठीक है ना, नहीं अपादान से होता है, ये होगा तुम्हारा करण, फिर होता है संप्रदान, ठीक है ना, संप्रदान को या के लिए, या के लिए, ठीक है, फिर होता है आपका अपादान, ठीक है ना, अपादान से, ठीक है ना, से, या फिर होता है आपका संबंध, ठीक है ना, संबंध का के रे री, ठीक है ना, ना का के रे री होता है ना, या रा रे, ये सभी होता है, ठीक है ना। फिर होता है अधिकरण में, अधिकरण में
देखो यहाँ पे अधिकरण में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे आएगा आपको पता चल गया होगा। अधिकरण में संबोधन, संबोधन क्या होता है, जैसे आप संबोधन करते हैं, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो, तो ये क्या है, संबोधन है। हे, अरे, ये क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक भैया, 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब कर्ता ने, कर्ता कौन होता है, जो काम करने वाला होता है, कर्म को, मतलब जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये अब सीधे आ जाते हैं हमारे संबंध पे। तो संबंध क्या होता है भैया, अन्य पदों से संबंध होता है इसमें, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, अन्य पदों से कैसे होगा संबंध। जैसे बोल दिया राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र, ठीक है ना। तो ये क्या है, संबंध कारक होगा, ठीक है ना। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों को प्रकट करता है, ठीक है ना। चलो भैया समझ गए। जैसे राजा का पुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ये हो जाएगा राजपुत्र, ठीक है ना। अन्य शब्दों को प्रकट करता है, तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंगम का विलोमार्थी शब्द है, तो जंगम का विलोमार्थी जो शब्द होगा ना, वह होगा आपका स्थावर। स्थावर मतलब क्या होता है, जंगम का मतलब होता है जो एक जगह पे ना, जैसे जो मनुष्य एक जगह पे नहीं टिका रह सकता है, मतलब इधर उधर भाग रहा है, कहते नहीं है यार क्या भटकती आत्मा है तू, तो मतलब अगर आप उसे शुद्ध हिंदी में कहोगे तो कहोगे भैया क्या जंगम आदमी है तू ना। तो मतलब यही होता है कि वो मनुष्य एक जगह नहीं ठहर पाता है ना, नहीं ठहर सकता है। तो इसका जो अगर आप विलोम करोगे तो स्थावर का मतलब क्या होता है, स्थावर का मतलब होता है स्थिर, ठीक है ना, स्थिर। तो आप कह सकते हो जो जंगम के पर्यायवाची शब्द हैं वो होता है स्थिर, ठीक है ना, स्थावर या जड़, कहते हैं ना ये आदमी जड़ गया है भैया, मतलब जड़ से जम जाना, ठीक है ना। चलो समझ गए हो गया आप। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, आपको सही युग्म बताना है इसमें। तो इसमें जो सही युग्म होगा, देखो गलीचा, देखो गलीचा जो शब्द होता है ना, ये आपका है अरबी भाषा का, ना कि पुर्तगाली का। अरबी, अरबी भाषा का है, ठीक है ना, अरबी भाषा का है। और पादरी शब्द, भैया पादरी शब्द तो आपको पता ही होगा पुर्तगाली है, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना। और अंग्रेज, ये अंग्रेज जो है ये फ्रेंच नहीं, ये डच भाषा का है, डच भाषा का है, डच भाषा का। तो हमारा जो हो जाएगा सही, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सही युग्म। आमदनी क्या है भैया, आमदनी है आपका फारसी भाषा का शब्द, ठीक है ना। चलो एक और फारसी भाषा का शब्द याद रखना, अखबार। अखबार भी क्या है आपका फारसी भाषा का ही शब्द है, ठीक है ना। चलो आपको कुछ शब्द बता देता हूँ, पहले अरबी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अरबी, अरबी में क्या क्या आता है, जैसे बोलते हैं ना आप अमीर, वाह कितने अमीर आदमी हो तुम, ऐसा बोलते हो। अक्ल, ठीक ना, अक्ल ये भी इसी में आता है। इमारत, कितनी बड़ी इमारत है भैया, ये भी अरबी भाषा का है, ठीक है ना। इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। और मतलब, मतलब शब्द भी क्या है, इस्तीफा भी अरबी का ही है, और मतलब भी क्या है आपका भैया, आपका अरबी भाषा का शब्द है। और दूसरा भी देख लेते हैं फिर, और कोई देखें तो और देख लेते हैं फारसी भाषा का, ठीक है ना, फारसी भी देख लो। चलो ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, मतलब अगर उत्तराखंड का पेपर दोगे तो 1-2 नंबर के ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो फारसी में आता है आपका आराम, भैया आराम करो, ठीक है ना। ये आवारा, बहुत आवारा हो गया, ये भी क्या है आपका फारसी है। आमदनी, आमदनी तो अभी हमने देख लिया है। और क्या क्या होता है, सरदार, सरदार, सरकार, सरदार और सरकार, ठीक है ना। खरगोश, ये सभी क्या है आपके, ये हैं आपके फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं फिर, और देखें तो और देखते हैं तुर्की। तुर्की में जो मेरे को सबसे पहले याद आता है ना, वो आता है कैची शब्द, ठीक है ना। तुर्की शब्द, तुर्की में आता है कैची, ठीक है ना, कैची, कैची भैया, कैची आता है तुर्की में, ठीक है ना। बेगम, बेगम, ठीक है ना, बेगम आता है। तोप आता है, जो आप तोप चलाते हो ना, तोप, ठीक है ना। तो ये आता है। अंग्रेजी शब्द भी देख लो फिर, पहले पुर्तगाली देख लेते हैं। चलो पुर्तगाली, अंग्रेजी सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत राज किया अंग्रेजों ने यहाँ, ठीक है ना। पुर्तगाली, तो पुर्तगाली शब्द में आता है आपका चाबी, चाबी, बाल्टी, अलमारी, ये सभी क्या है, अलमारी, ठीक है ना, अलमारी,
मारी, ये सभी क्या पुर्तगाली शब्द हैं। चलो भैया अब देख लो आप, अब देख लेते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में क्या क्या आते हैं, डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर आ जाता है, अस्पताल, ड्राइवर, पेंसिल, ये सभी क्या अंग्रेजी शब्द हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अगर आपको देखो तत्सम का अर्थ मालूम नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा, तो आप इसमें देखेंगे जो तीन होंगे ना वो एक जैसे होंगे और एक शब्द अलग होगा। जैसे गांव, नाच, सूरज, ये एक जैसे शब्द हैं। वायु क्या है, शुद्ध हिंदी का है ना, तो बिल्कुल अलग अलग है ये तीनों एक जैसे हैं। तो वायु अलग है, तो वायु क्या है भैया, ठीक है ना, तो वायु क्या है, एक आपका तत्सम शब्द है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ तत्सम शब्द होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो तत्सम, दो शब्द कहते हो ना आप, एक होता है आपका तत्सम, एक होता है आपका तद्भव। क्या होता है तत्सम और तद्भव, तो तत्सम होता है आपका शुद्ध, तत्सम, ठीक है ना, तत्सम तद्भव, तद्भव, ठीक है ना, ये होता है आपका शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध, अलग अलग लिखते हैं चलो, तत्सम, ठीक है ना, तत्सम ये होता है आपका शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध। अब शुद्ध का मतलब क्या होता है भैया, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से सीधे आए होते हैं, संस्कृत से सीधे आते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है ना, अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, और तद्भव, तद्भव, ठीक है ना, तद्भव होते हैं आपके अशुद्ध शब्द। तद्भव क्या होते हैं, अशुद्ध, अशुद्ध शब्द होते हैं। जैसे आपका हो गया हस्त का हाथ बन गया, हस्त का हमने क्या बना दिया, हाथ बना दिया, ठीक है ना, तो ये हस्त क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध हो जाएगा, हाथ क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अग्नि, अग्नि का आग बना दिया, अंधकार का अंधेरा बना दिया। आम्र, आम्र को क्या क्या हो गया आप भैया, आम्र को आम, आपने क्या बना दिया, आम्र को आम बना दिया। तो ये आम क्या शुद्ध शब्द है, आम्र क्या है शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। जैसे ग्रह को आपने क्या बना दिया भैया, ग्रह को अभी कोई ग्रह बोलता है, नहीं बोलता है भैया, सिर्फ शादियों में बोलते हैं चलो गृह प्रवेश करो, ठीक है ना। अभी तो आप क्या बोलते हो, सिर्फ घर बोलते हो, ठीक है ना, घर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं है पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको क्या लगता है, इसमें से आप पढ़ोगे बुंदेली, ब्रज, कुमाऊनी, कन्नौजी, तो आपको क्या लगेगा, ये कुमाऊनी आपको क्या लगती है, पश्चिमी हिंदी की है बोली, नहीं है भैया, ये पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी हिंदी बोलते हो आप, इसे क्या बोलते हो, कुमाऊनी को पहाड़ी हिंदी बोलते हो। तो आपको तो ये बिल्कुल सही लगाना चाहिए था, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ। जैसे होता है ना पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, रुको इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लिखते हैं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी में आता है आपका अवधी, अवधी भी आपका हो गए, नहीं नहीं अवधी पूर्वी में आता है, सॉरी, खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली, खड़ी बोली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, एक पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रज भाषा आती है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है देखो, दूसरी ब्रज भाषा, दूसरी ब्रज भाषा, ठीक है ना। तीसरी आती है आपकी कन्नौजी, कन्नौजी, ठीक है ना, कन्नौजी, ठीक है ना। एक आती है बुंदेली, यहाँ पे बुंदेली भी लिखा है, ठीक है ना, ऐसे आप समझ जाना। एक आती है बांगरू, ठीक है ना, बांगरू, बांगरू, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं और भाषा भी देख लेते हैं फिर। अब आती है बात आपकी पूर्वी हिंदी की, पर ये तो पश्चिमी हिंदी हो गया, अब आती है पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी भी देख लो, ठीक है ना। अवधि आती है आपकी पूर्वी हिंदी में, ठीक है ना, अवधि, ठीक है ना। बघेली, बघेली भी आती है पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी भी आती है आपकी पूर्वी हिंदी में, ठीक है ना। अब और देख लेते हैं फिर, और पूर्वी बिहारी हिंदी भी होती है एक आपकी, बिहारी हिंदी का भी नाम याद आ रहा है मेरे को, बिहारी हिंदी भी देख लो, बिहारी हिंदी, ठीक है ना, बिहारी हिंदी भी होती है आपकी। बिहारी हिंदी में क्या क्या आएगा भैया, भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है ना, भोजपुरी आता है। मैथिली भी आती है इसमें, मैथिली, ठीक है ना, मैथिली आता है, ठीक है ना।
और एक मगही भी होता आता है बिहारी हिंदी में। अब पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं भैया, पहाड़ी हिंदी की, ठीक है ना, पहाड़ी हिंदी की बात कर लेते हैं। चलो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में आपकी 3 भाषाएं आती है, गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी और नेपाली। नेपाली भी आती है भैया पहाड़ी हिंदी में, ठीक है ना, नेपाली, इतना आप ध्यान रखेंगे। और एक राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी भी याद रख लो। इतनी आता है जो आपसे पूछा जाता है। राजेश, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया शायद, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज ज़्यादा गेन होगी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी में आती है आपकी मारवाड़ी, कहते नहीं मारवाड़ी, मारवाड़ी मेतावी, ये दोनों आता है आपके राजस्थानी हिंदी में, ठीक है। तो चलो इतने आपको डिटेल में पता चल गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है वृथा का वर्तनी विश्लेषण होगा। तो आपको बताना है वृथा का वर्तनी विश्लेषण होगा। पहले तो आप बिल्कुल नाम सही से लेंगे, तभी आपको इसमें पता चलेगा। जैसे वृथा मतलब होता क्या है, वृथा, वी आ रहा है ना, वो मतलब कहने का क्या मतलब है, इसमें वो आ रहा है, ठीक है ना, वो मतलब ये होगा वो। ऑप्शन डी पहला तो ये हो जाएगा, क्योंकि व्र, देखो क्या आ रहा है, व्र मतलब वो के बाद री आ रहा है ना, व्र 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 थ आ, तो इस ये थ आ रहा है, फिर इसमें आ की मात्रा है, थ आ, व्र व्र थ आ, व्र था, तो ये हो जाएगा हमारा वृथा, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब और चीज़ देखो, जैसे मैंने लिख दिया मक्खन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग, मक्खन, ठीक है ना। अब मक्खन लिख दिया, तो आप इसको मक्खन को कैसे बोलोगे, मो मो, मो के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ओ, मो ओ, ठीक है ना, प्लस कर लो, मो ओ, मो ओ क, मो ओ क, ख, मो ओ ख, ठीक है ना, म अ ख अ न मक्खन, ये हो जाएगा आपका मक्खन। लास्ट में फिर से आ रहा है आपका अ, देखो मक्खन अ, मक्खन, मक्खन बोलो आप, मक्खन, मक्खन हो गया। चलो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे बंधन का क्या होगा, बंधन का, बंधन का क्या होगा, ठीक है ना। वर्तनी विश्लेषण आप मुझे बताओगे बंधन का क्या होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ इसका, तो आप मुझे बताना। जैसे ब हो गया, ब अ आ रहा है ना, ब अ, चलो ब अ मैंने कर दिया। अब मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो ब अ न ध न, सोच लो क्या होगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आसान कर दिया। अष्टछाप का संबंध है, अष्टछाप का संबंध है, अष्टछाप। तो अष्टछाप क्या था पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको थोड़ा और पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो देखो क्या था अष्टछाप, जो श्री वल्लभाचार्य जी थे ना, रुको इसको थोड़ा सा, जो यहाँ से नीचे, चलो जो श्री वल्लभाचार्य थे ना, वल्लभाचार्य जी और एक उनके पुत्र जी थे विट्ठलनाथ जी, श्री विट्ठलनाथ जी। उन्होंने एक संस्थापित किया, 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, ठीक है ना, 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिसमें से सबसे फेमस कवि कौन थे, सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है ना, सूरदास जी थे। फिर आपके कुंभनाथ, कृष्णदास, ठीक है ना, ये सभी। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक विभिन्न पद में क्या किया, कीर्तनों के माध्यम से, ठीक है ना, कीर्तनों के माध्यम से, पद के माध्यम से क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। उसमें राम काल भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने उन्हीं का गुणगान किया, तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं भैया, इसीलिए अष्टछाप का संबंध कहते हैं, क्योंकि 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, ठीक है। चलो आशा करता हूँ इसे आप समझोगे। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, ठीक है ना, ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, घर का रास्ता के रचनाकार हैं, घर के रास्ता का रचनाकार हैं। तो ये जो रचनाकार है ना, यह है आपके कौन, फेमस मंगलेश डबराल जी। कौन है, मंगलेश डबराल जी, ठीक है ना, मंगलेश डबराल जी हैं।
अब घर का रास्ता ये इनका एक काव्य संग्रह है, ठीक है ना, काव्य संग्रह। अब देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। यह हुआ था आपका टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ? काफल पानी गाँव में, ठीक है ना, काफल पानी बेड़पा को, ठीक है ना। चलो, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना, ये भी याद कर लो। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था इन्हें? सन 2000 में, ठीक है ना, सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? आपको वो रचना भी याद रखनी है, वो मिला था हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं उसके लिए, ठीक है ना, देखते हैं। अब देखो, अब आपको इनका कुछ काव्य संग्रह मैं बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे मंगेश डबराल जी ने लिखा था पहाड़ पर लालटेन, बहुत फेमस है, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है ना, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है ना, पहाड़ पर लालटेन। हम जो देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसी के लिए साहित्य मिला था, ठीक है ना। आवाज़ भी एक जगह है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आता है कभी कभार। आवाज़ भी एक जगह, नए युग के शत्रु, ये याद रखना, नए युग के शत्रु, शत्रु, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भैया ये आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं और 8वीं सदी के एक शिलालेख में, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। तो इसको बताने को अभी इसमें है कुछ नहीं, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है ये, ठीक है ना, यह प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखे देखते आंखें फूटे, कहावत क्या है भैया? ये तो वही हो गई, आगे कुआ पीछे खाई, वैसी एक कहावत जैसी लग रही है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा सब स्थितियों में हानि होना। कहते नहीं, आगे जाते हैं तो भैया घुटने टूटेंगे और पीछे देखते हैं तो आंखें फूटेंगे। तो आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो ऐसा हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा सब स्थितियों में हानि होना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन पहला, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उजरत शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, उजरत शब्द का एक अर्थ मुझे मालूम है, इसका अर्थ होता है मजदूरी, मजदूरी, ठीक है ना, मजदूरी। तो आप कहोगे सर इसका शब्द का अर्थ मजदूरी, और क्या हो सकता है? तो सोचो और क्या हो सकता है। क्या उपहार होगा? नहीं। सम्मान होगा? नहीं। ऋण होगा? नहीं। पारिश्रमिक होगा। क्या होगा? पारिश्रमिक, जो कि ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिश्रमिक, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे, पारिश्रमिक हो जाएगा। चलो, फिर आप बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमसे जो अगला प्रश्न बोल रहा है वह हमसे बोल रहा है संकलन का संधि विच्छेद है, ठीक है ना, संकलन का संधि विच्छेद है। तो भैया जो संकलन का संधि विच्छेद होगा ना, वह होगा आपका, देखो, संकलन, संकलन, ठीक है ना, मतलब ये है आपकी एक व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना, समकलन होगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, समकलन, ठीक है ना। अब देखो ये है संधि क्या होती है, पहले तो आप संधि को पता होना चाहिए आपको, संधि, ठीक है ना, संधि, संधि होती क्या है? संधि का मतलब होता है भैया मेल, संधि का मतलब होता है मेल, इतना आप याद रखेंगे। संधि का मतलब होता है मेल, मतलब क्या? जब दो वर्णों का मेल हो रहा होता है ना, उस और जो परिवर्तन होता है, जो जो दो वर्णों का मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कह देते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समास पढ़ाया था, उसमें भी आप कहोगे सर उसमें भी तो मेल हो रहा था। देखो, एक बात ध्यान रखना, इस बात में डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा था, समास में क्या होता है, समास में क्या होता है ना, समास में आपका शब्दों का मेल होता है। उसमें मैंने आपको बताया था मेल, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, शब्दों का मेल होता है, उसमें शब्दों का मेल होता है, ठीक है ना। और संधि में क्या हो रहा है, संधि में क्या हो रहा है भैया, संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ठीक है ना, ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, ठीक है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, मेरे को लगा ये बताने की आवश्यकता है, कहीं आप कंफ्यूज करेंगे सर आपने समास में भी तो कहा था मेल होता है दो शब्दों का, ठीक है। तो देखो,
दो वर्णों का परस्पर मेल जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है यहीं पे देख लो। तो संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है भैया, ठीक है ना, 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 कर लो। स्वर संधि, स्वर संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ये जो संकलन है ना ये आपका है व्यंजन संधि, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है ना। क्या होती है, विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि। अब देखो ये हो गया। अब इसके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे सर स्वर संधि होती है हमारी जो होती है 5 प्रकार की, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। चलो देखो पहले हम देख लेते हैं आपका स्वर संधि को, ठीक है ना। चलो स्वर संधि को देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि जो आपका व्यंजन संधि है ना वो बहुत बड़ी है, अलग अलग नियम है, ठीक है ना, मौके नियम। क्योंकि क्या होता है कुछ शब्दों को मिला के ना उसमें एक अलग शब्द बनता है, ठीक है ना। कुछ शब्दों को मिला के अलग शब्द बन जाता है, जैसे आप ओ आई को मिलाओगे, ठीक है ना, आप मौ को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, आधा गौ बन जाएगा। तो उसमें अलग अलग नियम होते हैं और बहुत सारे नियम हैं, तो आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा वो, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आप समझ लो अभी स्वर संधि, स्वर संधि को फटाफट से देख लेते हैं हम। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार की होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है ना। एक होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, वैसे अधिकतर पूछता दीर्घ स्वर संधि से ही है कि ये बताओ ये कौन सी संधि है, अधिकतर क्या हमेशा इसी से पूछता है, ठीक है ना। गुण संधि, गुण संधि क्योंकि उसको भी पता है कि वो बहुत बड़ी है आपका, ठीक है ना। व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि कर रहा हूँ। गुण संधि के बाद आएगा आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है ना। फिर आता है चौथा आपका यड़ संधि, यड़ संधि, ठीक है ना। फिर आता है आपका अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है ना, अयादि संधि। अब देखो फटाफट से देख लेते हैं, शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। जो दीर्घ संधि होती है ना, दीर्घ संधि को आप कैसे याद रखोगे, कैसे पहचानोगे कि यार ये एक दीर्घ संधि है, ठीक है ना। तो देखो जो दीर्घ संधि होती है ना उसमें आपने सिर्फ यह पहचानना है कि दीर्घ संधि में हमेशा हमेशा जो बीच का होता है ना वो क्या होगा, एक बड़ा शब्द होगा, ठीक है ना, एक बड़ा होगा। जैसे मैंने लिख दिया जहाँ पे स्वार्थी, समझो स्वार्थी, स्वार्थी। तो इसमें क्या बीच में क्या है, जहाँ पर बीच में बड़ी मात्रा आएगी तो बीच में क्या आ रही है, बीच में आ रहा है आपका आ, तो ये क्या है आपकी दीर्घ संधि। जैसे मैंने लिख दिया देवालय, देवालय, तो आप क्या करोगे, देवा आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, तो ये क्या है देवालय, आ रहा है ना बीच में, आ रहा है, ठीक है ना, देवालय मतलब एक क्या आ रही है आपकी बीच में बड़ी मात्रा आ रही है। जैसे रविंद्र है, मैंने कहीं पे रविंद्र लिख दिया तो बीच में क्या आ रहा है, रवि ई आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ई आ रहा है, रवि ई आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि हो गई। जैसे गुण, ठीक ना, जैसे लघु उत्तर आ गया, लघु उत्तर, चलो लिख के ही बता देता हूँ मैं, लघु उत्तर, ठीक है ना, लघु उत्तर, तो बीच में क्या है आपका ऊ है, लघु उत्तर। जैसे मुनीश्वर आ गया आपका, मुनीश्वर, आपसे पूछा जाएगा मुनीश्वर में क्या है, तो बीच में ई आ रहा है, मुनि ई, मुनीश्वर, तो ई आ रहा है तो बड़ी मात्रा है, तो क्या हो जाएगा ये दीर्घ स्वर संधि। ऐसे आप इसको याद रख लेना, ठीक है ना। फिर आता है आपका दूसरे में गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है भैया, आप जैसे दिया बीच में अगर कहीं पे आपको री दिख जाए, री, तो वो क्या है गुण संधि, ठीक है ना। वैसे तो इसका एक अलग होता है, जैसे ओ है, आ है, प्लस फिर वो क्या बनता है ई ऊ, ठीक है ना, ये सब भी बन के क्या बनाते हैं ए ओ, ऐसा नियम है। तो उस उन नियमों में अभी नहीं जाते हैं वरना वीडियो हो जाएगी 4-5 घंटे की, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको कहीं पे बीच में री दिख जाए, जैसे हमारा आ गया महर्षि, महर्षि मतलब क्या होता है महर्षि, तो री आ रहा है तो री हमारी ये क्या हो जाएगा गुण संधि, ठीक है ना। जैसे आ गया देवर्षि तो देव ऋषि, और कुछ आपको मैं बता देता हूँ, कमलेश, परोपकार, ये सभी क्या है आपके गुण संधि है, ठीक है ना, ये सभी आपके गुण संधि है। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा आगे है हमारा वृद्धि संधि, ठीक है ना, आगे है वृद्धि संधि। चलो अब वृद्धि संधि की ओर बढ़ते हैं फिर।
तो वृद्धि संधि में क्या होता है, देखो बस मात्रा डबल हो जाती है, ठीक है ना, मात्रा डबल हो जाती है। जैसे हितैषी, यहाँ पे डबल मात्रा हो गई हितैषी, ठीक है ना, तो मात्रा डबल हो जाती है। जैसे हित प्लस ऐसी होता है ना, हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी, तो हितैषी हो गया। मतलब क्या है इसका, हित प्लस अ प्लस ए प्लस सी, ठीक है ना, तोड़ोगे तो हित असी हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हित और ए बनाते हैं तो हमारे ए हित ए प्लस सी, तो डबल मात्रा हो जाती है हित ऐसी, ठीक है ना। सदैव क्या है, ये सभी है आपका, आपकी जो है वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि। अब देखो लास्ट आ जाते हैं यड़ संधि पे, ठीक है ना, यड़ संधि, यड़ संधि पे आ जाते हैं तो इसमें कोई ना कोई शब्द अधूरा छूट जाता है। यड़ संधि में कोई ना कोई शब्द, जैसे अत्याधिक, अत्याधिक, ठीक है ना, अत्याधिक, तुम्हें लग रहा है कुछ अधूरा है इसमें, इत्याधिक, तो देखो इत्याधिक, है ना, प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है ना, स्वागत, आधा सौ, देखो स्वागत, कोई ना कोई शब्द भैया आधा छूट जा रहा है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारा आगे की ओर। चलो अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे क्या बोला है, देखो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन, ठीक है ना, फौज का गठन किया। इस वाक्य में नेताजी संज्ञा है, तो नेताजी से पूछा कौन सी संज्ञा है। तो इससे पहले मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप खुद सोच सकते हो। मैंने क्या बताया था, जिन शब्दों में किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो तो उसे आप क्या कहोगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, ठीक है ना, अमेरिका, श्याम, ठीक है ना, मोहन, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो नेताजी इसमें क्या हो जाएंगे, नेताजी तो ये हो जाएंगे जातिवाचक, कह रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, ठीक है ना, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। संज्ञा व्यक्तिवाचक बोला ना, जिन शब्दों में किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, श्याम, मोहन, कुछ भी, ठीक है ना, नेताजी, ठीक है ना, महात्मा गांधी, तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए भैया नेताजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। शोणित पर्यायवाची शब्द है, शोणित पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना। देखो शोणित का मतलब क्या होता है ना, लाल, लाल मतलब लाल रक्त, ठीक है ना, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। शोणित, शोणित का पर्यायवाची और होगा क्या, और देखो शोणित का क्या क्या हो सकता है, इसका होगा खून, ठीक है ना, खून हो जाएगा। रुधिर, रुधिर भी इसी का पर्यायवाची है। लोहित, लोहित, और कहते नहीं लहू लुहान, तो ये लहू हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी क्या हो जाएगा, इनके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहा जाता है आपका सुमित्रानंदन पंत जी को, जो कि जिनका जन्म हुआ था भैया कौसानी में। अब मुझे को आप बताओगे कौसानी कहाँ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौसानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप बताओगे, तो सुमित्रा नंदन जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मई 1900 में, ठीक है ना, 1900 में। 1900 से कुछ याद आ रहा है, तो आप मेरे को आप बताओगे देहरादून में ट्रेन कब चली, ठीक है ना। चलो अब देखो इनको जो है वो मिला था, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था भैया, 1968 में मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। और चलो एक और बता देता हूँ, कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है ना, कला और बूढ़ा चाँद इनकी एक रचना है, कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है ना, चाँद। तो इन्हें उसके लिए 1960 में, ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। चलो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। आपसे मैंने क्या पूछा था, आप मुझे बताओगे कौसानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। चलो 19 हो गया, तो 20वां देखते हैं। लिपि के विकास, लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। तो देखो भैया इसको आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो सही कर दोगे। देखो पहले तो आपका भाव मूलक तो आ नहीं सकता है, क्या हम एक लिपि को पहले ही अपने भाव में बदल सकते हैं क्या। भाव क्या होता है, आप अपने आप बोलोगे तो आप
के एक भाव उत्पन्न होगा, कोई आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा, तो क्या एक भावमूलक लिपि में आप बदल सकते हो लिपि को? पहले ही नहीं बदलोगे। प्रतीकात्मक भी नहीं होगा। पहले क्या हुआ था, जब लिपि आई थी तो पहले चित्र लिपि आती है। क्या चित्र लिपि आती है? अब चित्र का मतलब मैं बताऊंगा नहीं, आपको सभी को पता होगा चित्र क्या होता है, ठीक है ना। गुफाओं में कहीं लिपि मिली आपको लिखी हुई, वो कैसी मिली आपको? चित्र लिपि, ठीक है ना। चलो, इसका देखो भाव लिपि लास्ट में आती है। जब आप एक लिपि हो जाती है फिर उसके बाद उसको भाव की तरह किसी के सामने प्रकट करते हो, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल वैसे ही सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो करते हैं समाप्त, ठीक है ना। वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।